राजनीति के विचार और विचारधाराओं की श्रृंखला में हम आज साम्यवाद और नक्सलवाद के बारे में समझेंगे। साम्यवाद एक विचारधारा है और विचारधारा ऐसे विचारों का समूह है जो विश्व को अपने तरीके से समझाती है, उसकी अपने तरीके से व्याख्या करती है और फिर अपनी व्याख्याओं के हिसाब से विश्व को परिवर्तित करना चाहती है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करती है। साम्यवादी विचारधारा का वर्तमान आधुनिक काल में पुनर्स्थापित करने का श्रेय या पूर्ण रूप से स्थापित करने का श्रेय मार्क्स को दिया जाता है। मार्क्स ये मानते हैं और साम्यवादी विचारधारा ये मानती है कि विश्व सदैव दो गुटों में, दो वर्गों में, दो समूहों में बटा रहा है। एक वर्ग पूंजीपति है, दूसरा वर्ग सर्वहारा है। प्राचीन काल से इस तरह का सिस्टम रहा, केवल नाम में परिवर्तन हुआ। पहले स्वामी थे, उनके सामने दूसरा दास वर्ग था। मध्यकाल में सामंत थे तो दूसरा वर्ग कृषक वर्ग रहा। आधुनिक काल में पूंजीपति हो गए, उनके सामने श्रमिक वर्ग है। तो दो वर्गों का संघर्ष हमेशा से रहा। इस संघर्ष को मार्क्स वर्ग संघर्ष का नाम देता है कि वर्गों में संघर्ष सदैव रहा और इस वर्ग संघर्ष से ही वो मानता है कि वर्गों में संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही साम्यवाद की स्थापना होगी, अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो इसके माध्यम से साम्यवादी समाज की स्थापना की परिकल्पना मार्क्स करता है। साम्यवादी विचारधारा राज्य का विरोध करती है क्योंकि उनके हिसाब से राज्य पूंजीपति व्यक्तियों के हितों की पूर्ति का एक संगठन है और वो पूंजीपतियों का ही समर्थन करता है। अतः राज्य को समाप्त किया जाना चाहिए और उसके स्थान पर एक साम्यवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए जिसमें कि वास्तविक शक्तियाँ श्रमिकों के पास आए। राज्य के विरोध का ही एक परिणाम यह है कि मार्क्स नारा देता है कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ। कोई राज्य नहीं होगा, क्योंकि राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का शोषण नहीं होगा। इसी प्रकार मार्क्स धर्म का भी विरोध करता है, धर्म को अफीम के समान मानता है और धर्म को एक ऐसा साधन मानता है जिससे कि व्यक्ति के मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित कर और उसके विकास को रोक दिया जाता है, उसकी सोच को रोक दिया जाता है और व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता और इसी कारण वो हमेशा दबा कुचला रहता है। अतः धर्म को भी वह समाप्त करना चाहता है। पूंजीवाद उसके अनुसार सबसे बड़ा शत्रु है क्योंकि वह श्रमिक का सदैव शोषण करता है। अतः साम्यवादी विचारधारा राज्य, धर्म और पूंजीवाद का विरोध करने वाली विचारधारा है। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर सर्वप्रथम सोवियत संघ में लेनिन ने सत्ता की स्थापना की 1917 में। उसके पश्चात चीन में माओ ने साम्यवादी विचारों से प्रेरणा लेते हुए और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हुए 1949 में साम्यवादी सरकार की स्थापना चीन में की। इसी दौर में जब भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, रसिया में, सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा ऊंचाई को छू रही थी, तो भारत का एक वर्ग भी उससे प्रभावित हुआ और 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में साम्यवादी पार्टियों की स्थापना भारत में हुई। आज़ादी के पश्चात भारत में सर्वप्रथम 1957 में केरल में नमूद्रीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। दूसरा कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचारों का केंद्र बंगाल रहा और बंगाल में 1967 के चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट ने चुनाव में भाग लिया और गठबंधन सरकार की स्थापना की। इस गठबंधन सरकार की स्थापना से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट का एक वर्ग नाराज हुआ
क्योंकि उनका मानना था कि लोकतांत्रिक तरीकों से और शांतिप्रिय तरीकों से समाज में समानता स्थापित नहीं की जा सकती। अतः उन्होंने क्रांति का मार्ग चुना और उसका नेतृत्व चारू मजूमदार कर रहे थे। चारू मजूमदार ने कानू सान्याल के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अर्थात मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना की। चारू मजूमदार के साथी रहे कानू सान्याल स्वयं चीन गए, वो माओ से मिल के आए, चीन की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, वहाँ के साम्यवाद का अध्ययन किया और यहाँ पे आके उन्होंने चारू मजूमदार के साथ मिलकर इस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल या मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की स्थापना की। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होने के कुछ साल बाद चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में उनकी 1972 में मृत्यु हो गई। इसी बार ये उसके कुछ समय बाद कानू सान्याल भी गिरफ्तार हो गए और काफ़ी साल तक जेल में रहे, इसलिए नक्सलवादी आंदोलन धीमा पड़ गया। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 1969 में उन्होंने पार्टी की स्थापना की और उसी समय के आसपास उन्होंने पश्चिम बंगाल में भूमि के सही वितरण को लेकर आंदोलन शुरू किया, हिंसक आंदोलन शुरू किया और ये आंदोलन वहाँ का एक गांव था नक्सलवाड़ी, वहाँ से शुरू हुआ, उसी से एक नाम उपजा नक्सलवाड़ी और वहीं से एक शब्द आया नक्सलवाद। तो नक्सलवाद बेसिकली पश्चिम बंगाल के एक गांव से शुरू हुआ आंदोलन था और उसी की तरफ पे नाम बढ़ता गया जैसे जैसे नक्सलवादी आंदोलन बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ दूसरे एरिया में फैला। ज़्यादातर नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति गरीब आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्हें भूमि या अन्य कई मुद्दों या उनकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं, असुविधाओं का दिन प्रतिदिन की समस्याओं की असुविधाओं का भान कराते हुए उनको उस विचारधारा से जोड़ दिया गया जिसे हम नक्सलवाद कहते हैं। कानू सान्याल की गिरफ्तारी और उससे पूर्व चारू मजूमदार की हत्या के बाद, माफ कीजिएगा हत्या नहीं, चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद 1900 नक्सलवादी आंदोलन धीमा पड़ गया और 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के केंद्रीय संगठन के प्रमुख सदस्य सीतारामैया ने पीपल्स वॉर ग्रुप की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंसा के माध्यम से सत्ता पर काबिज होना या सत्ता को खदेड़ कर अपनी स्वयं की सत्ता स्थापित करना था। लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी कोई आस्था नहीं रही। इसी ग्रुप के प्रमुख रणनीतिकार, प्रमुख वैचारिक स्रोत पी वारावारा राव रहे। इसी पार्टी अर्थात इसी संगठन पीडब्ल्यूजी का 2004 में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया जो बिहार में सक्रिय थे से गठबंधन हो गया और पीपल्स वॉर ग्रुप और एमसीसीआई मिल के एक नया संगठन बना जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। तो जो नक्सलवादी आंदोलन चारू मजूमदार के समय शुरू हुआ था वह अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के हाथ में आ गया। पी वारावारा राव इसके भी सदस्य हैं। पी वारा राव मुख्यतः तेलुगु के भाषा के व्याख्याता रहे, उनके कई काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं और ये एक दूसरे एंगल की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसे अर्बन नक्सलवाद कहा जाता है। अर्बन नक्सलवाद का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति जो बौद्धिक, कानूनी, वित्तीय सहायता शहरी क्षेत्रों में रहते हुए इस आंदोलन को प्रदान करते हैं, यानी नक्सलवादी आंदोलन को, उन्हें अर्बन नक्सलवाद कहा जाता है। यह शब्द प्रचलन उस समय ज़्यादा हो गया जब 2018 में भीमा कोरेगांव की जो घटना हुई उसमें यलगार परिषद का भी नाम आया और कई अन्य व्यक्ति थे जिनका नाम आया, जिसमें से पी वारावारा राव भी थे जो सीपीआई माओइस्ट से लंबे समय से जुड़े रहे और उन्होंने कई बार सरकार और माओइस्ट के बीच में मध्यस्थता भी की। पी वारावारा राव के अलावा सुधा भारद्वाज,
गौतम नवलखा, अरुण फरेरा, वर्नॉन गोंजाल्वेज, इनको भी गिरफ्तार किया गया। ये सारे व्यक्ति भौतिक क्षेत्र से, कानूनी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इनका समर्थन इन संगठनों को रहा, ऐसा पुलिस का दावा है। तो कुल मिला के इसी समय अर्बन नक्सलवाद शब्द का भी प्रयोग हुआ, जो इस तरफ इंडिकेट करता था कि एक ऐसी नक्सलवादी विचारधारा को प्रत्येक शहरी क्षेत्रों से मिल रहा है, उनका वैचारिक, वित्तीय और बौद्धिक आधार ऐसी जगह से तैयार हो रहा है जो शहरी क्षेत्रों में उनके सिंपैथाइजर हैं, उनके माध्यम से। तो यहीं से अर्बन नक्सलिज्म वर्ड भी प्रयोग हुआ। अर्बन नक्सलिज्म का प्रयोग कोई अर्बन नक्सलिज्म शब्द का प्रयोग अभी हो सकता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो चारू मजूमदार के समय ही जो, या उससे पहले भी कहें, कई साम्यवादी आंदोलन चले या कोई अन्य वैचारिक आंदोलन भी चले, तो उसका जो नियंत्रण है वो सदैव एक पढ़े लिखे वर्ग के पास रहा। अब नक्सलवाद की ही बात करें तो इसमें जो चारू मजूमदार थे, खुद जमींदार परिवार से थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे और नक्सलवादी आंदोलन का वैचारिक जो आधार उन्होंने तैयार किया, तो उन्होंने 8 आर्टिकल्स लिखे, 8 आलेख लिखे, जिन्हें 8 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। वही नक्सलवादी आंदोलन का वैचारिक आधार आज भी है। और ये चारू मजूमदार ने जो वैचारिक आधार तैयार किया, ये चीन में साम्यवादी क्रांति, उससे प्रेरणा लेकर तैयार किया गया। तो भारत में साम्यवादी आंदोलन कहीं न कहीं मार्क्स से, चीन में माओ से, सोवियत संघ में लेनिन से, स्टालिन से काफ़ी प्रभावित रहा है और इस कारण विदेशी प्रभाव भी इन पे निरंतर बना रहा है। इन सब के मध्य आज की तारीख में हम देखें तो जो ये वर्ड यूज हुआ है अर्बन नक्सलिज्म, इसके कई आधार भी रहे हैं। जैसे 2004 में अर्बन पर्सपेक्टिव के नाम से एक प्रपत्र जारी किया गया, एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया। इसमें नक्सलवादी आंदोलन को शहरों में कैसे बढ़ाया जाए, साम्यवादी विचारधारा को शहरों में कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत व्याख्या की गई। प्रपत्र ये कहता है, या जो डॉक्यूमेंट है वो ये कह रहा है कि नेतृत्व हमेशा वर्किंग क्लास के पास रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग के पास रहा है। तो ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग हमको खड़ा करना है जो अर्बन या शहरी क्षेत्रों से आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो अर्बन पर्सपेक्टिव के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में लीडरशिप खड़ी करने और एक बौद्धिक वर्ग खड़ा करने का प्रयत्न करने का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा उसमें ये भी उल्लेख है कि बड़े वर्ग को, जो कर्मचारी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसके अलावा जो दलित वर्ग है, जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, उनका भी संगठन बनाने की बात शहरी क्षेत्रों में वो कहता है। तो इससे एक उनके प्रति सहानुभूति वाला एक बड़ा संगठन शहरी क्षेत्रों में हो जाएगा, जो उनके लिए भविष्य का आधार तैयार करेगा। भविष्य के आधार का तात्पर्य है कि अर्बन पर्सपेक्टिव के अंदर और उनके अन्य आलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि वो धीरे धीरे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में अपना होल्ड तैयार करेंगे, जब क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की पहुंच इतनी आसान नहीं है, खासकर आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में। उसके बाद वे थोड़े अर्बन क्षेत्रों में आएंगे, उसके बाद बड़े अर्बन क्षेत्रों में उनका निशाना होगा, जहाँ पे वो अपना प्रभाव स्थापित करके अपनी विचारधारा को लागू करवा सके। इसके अलावा प्रपत्र में ये भी उल्लेख है कि धर्मनिरपेक्ष संगठनों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिला के जो फासिस्ट शक्तियाँ हैं, पर्टिकुलर वर्ड हुआ है हिंदू फासिस्ट फोर्सेस, उसके विरोध में एक संगठन खड़ा किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अर्बन क्षेत्रों में की जाने वाली हैं और इसी कारण एक वर्ड पिछले कुछ सालों से नाम में आ गया अर्बन नक्सलिज्म। तो कुल मिला के हम ये समझ पाएंगे कि अर्बन नक्सलिज्म का तात्पर्य यहाँ यह होगा कि एक ऐसा वर्ग जो शहरों में, जो कम्युनिस्ट और नक्सलवादी आंदोलन से सहानुभूति रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कानूनी, वित्तीय, बौद्धिक सहायता प्रदान करता है, नेतृत्व प्रदान करता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रांति होनी है या उनको करनी है, उसके लिए उनको अनेक प्रकार के भौतिक संसाधनों की, तकनीक की, विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है,
डॉक्टरों की आवश्यकता हो सकती है, इंजीनियरों की आवश्यकता हो सकती है, उनको वकीलों की आवश्यकता हो सकती है, इन सब की पूर्ति शहरी क्षेत्रों से हो सकती है। तो नक्सली और साम्यवादी शहरों को टारगेट करके एक बड़ा अपना जन आधार और संगठन खड़ा करना चाहते हैं। और इसी परिदृश्य में उनकी नीति यह भी है कि जो शिक्षण संस्था हैं उनमें भी उनका प्रभाव स्थापित हो, ताकि छात्रों का एक समूह छात्र राजनीतिक संगठन भी उनको हो, ताकि उनके हमेशा के लिए एक नई पौध उनके समर्थन में हमेशा तैयार होती रहे और वह उनके विचारों को आगे बढ़ाती जाए। अब इस संदर्भ में समस्या ये खड़ी हो जाती है कि जो उनका एजेंडा है वो लोकतंत्र के विरुद्ध है, वो हिंसा पे आधारित है, वो धर्म और कई मूल्यों और नैतिकताओं के विरुद्ध है। ये सारी समस्या नक्सलवाद के साथ है। राष्ट्र का विरोध वो करते हैं। 2010 में दांतेवाड़ा में जब हमला हुआ, सीआरपीएफ के जवानों पे 76 जवान शहीद हुए, तो कई छात्र संगठन और कई विश्वविद्यालयों में माओवादियों के हमले का समर्थन किया गया और सीआरपीएफ के जवानों का जो निधन हुआ, उसमें जब सारे देश में एक शोक की लहर व्याप्त थी, तब एक वर्ग था जो माओवादियों का समर्थन कर रहा था। और इसी कारण बार बार पुनः वही सवाल आता है, अर्बन नक्सलवाद। तो यह नक्सलवाद देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पूर्व प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, श्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नक्सलवाद भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। और इसी कारण 2009 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया और वह आतंकवादी निरोधक कानून अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA के अंतर्गत किया गया। साम्यवाद गरीब के शोषण के विरुद्ध एक आवाज के रूप में शुरू हुआ, पर वास्तव में वह गरीब का शोषण रोकने के बजाय गरीब को भट्टी में झोंक के उसको एक साधन बना के सत्ता प्राप्ति का एक साधन बन गया। और वो वास्तव में गरीब का कितना भला कर पाया, यह एक विचारणीय प्रश्न है।